नेफ्रॉन्स। क्या होता है? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। दूसरा क्या होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नेफ्रॉन 2 टाइप्स के होते हैं। अब डायग्राम बना के हम स्टडी करते हैं कि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। किडनी का मेनली डायग्राम बनाते हैं ऐसे ही, रफ डायग्राम। ये क्या है? कॉर्टेक्स रीजन है किडनी का, दिस इज अ कॉर्टेक्स। और ये कौन सा रीजन है? मेडुला। कप लाइक शेप का कौन होता है? बोमेन कैप्सूल। एक इधर बनाते हैं हम नेफ्रॉन। ये क्या है? हमारा वुमेन कैप्सूल है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। और ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। दिस इज अ वासा रेक्टा। ठीक, दोनों के डायग्राम में थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये जो कल हमने बताया था, दिस इज अ मेडुलरी पिरामिड। इसमें क्या हो रहा है? इसका देखो, इतना पार्ट ये ज्यादा मेडुला में, कॉर्टेक्स में कम है। और इसमें, इस नेफ्रॉन में क्या है? इसका पार्ट कॉर्टेक्स में ज़्यादा है। इसमें वासा रेक्टा जो है मेडुला में कम है और इसमें वासा रेक्टा जो है ज़्यादा है मेडुला के अंदर। तो इस नेफ्रॉन को बोलते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन को बोलते हैं जिसका वासा रेक्टा जो है वो मेडुला में बहुत कम होता है, शॉर्ट होता है। इस नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दिस नेफ्रॉन इज नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसमें क्या है? वासा रेक्टा बहुत ज्यादा, ये लूप ऑफ हेनले और ये वासा रेक्टा बहुत ज्यादा क्या है? शॉर्ट है। वासा रेक्टा तो प्रेजेंट भी नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा है, पर इसमें लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होता है। लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट, वासा रेक्टा एब्सेंट। एंड मेजर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन लाई द कॉर्टेक्स रीजन। नेफ्रॉन का ज्यादा सा ज्यादा पार्ट किसमें है? कॉर्टेक्स रीजन में है। नेफ्रॉन का ज्यादा सा ज्यादा पार्ट किसमें है? कॉर्टेक्स रीजन में है। तो ऐसे नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एंड नो रोल इन वाटर कंजप्शन। वाटर के कंजप्शन में कोई भी रोल नहीं प्ले करता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। no role in play in the water conservation. Next, peritubular capillary is well developed. अब जब इसका PCT DCT बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है,
इस ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में, तो क्या होगा, पीसीटी और डीसीटी, ये पीसीटी है और ये क्या है, डीसीटी है। तो यहाँ से जो ब्लड कैपिलरीज पास होती हैं पीसीटी से और डीसीटी से, उन्हें क्या बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। तो इनका पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होगा, वो वेल डेवलप्ड। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज इज वेल डेवलप्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का ज़्यादा पार्ट किस में होता है, मेडुला में होता है, और कम किस में होता है, कॉर्टेक्स रीजन में। पर ये जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वाटर के कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेजर रोल इन वाटर कंजर्वेशन। और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या करते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म, दे परफॉर्म काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट वासा रेक्टा मोर डेवलप्ड। इनका वासा रेक्टा क्या है, वेल डेवलप्ड होता है, मोर डेवलप्ड। मोर डेवलप्ड। नेक्स्ट मेजर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द मेडुला रीजन। इनका नेफ्रॉन का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट किस में है, मेडुला में है। समझ में आया, टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, फर्स्ट इज जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एंड सेकेंड इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले इनका क्या है, शॉर्ट है। ये लूप ऑफ हेनले क्या है, इनका शॉर्ट। वासा रेक्टा एब्सेंट ही होता है। मेजर पार्ट इन द कॉर्टेक्स रीजन। ये जो इनका पार्ट होता है, मेजर पार्ट किडनी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज वेल डेवलप्ड। जब इनका पीसीटी और डीसीटी हमें प्रॉपरली दिखाई दे रहा है तो इनका पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज वेल डेवलप्ड होती हैं। पर ये वाटर के कंजप्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते, कोई भी रोल नहीं प्ले करते कि वाटर को वो क्या कर सके, कंजर्व कर सके। नेक्स्ट इज जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वाटर के कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन काउंटर करंट मैकेनिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट वासा रेक्टा मोर डेवलप्ड। इनका वासा रेक्टा क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ज़्यादातर इसका पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेडुलर रीजन में। दिस इज द टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। यूरिया फॉर्मेशन टेक प्लेस इन लीवर। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। यूरिया का फॉर्मेशन किस में होता है, लीवर में होता है। और यूरिन का फॉर्मेशन किस में होता है, किडनी में होता है। यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में और यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में। यूरिया के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, किडनी की सेल्स हेल्प करती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट। क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स में साइटोप्लाज्म हेल्प करता है यूरिया के फॉर्मेशन में, और माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कौन हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यूरिया का फॉर्मेशन लीवर के अंदर हो रहा है तो उसे क्या बोल सकते हैं, यूरिया साइकिल किस में चलती है, लीवर के अंदर।
और इसको बोलते हैं क्रेब हैंसलेट साइकिल, क्योंकि हैंसलेट साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया क्रेब हैंसलेट साइकिल। नेक्स्ट और क्या बोलते हैं, ओरेंथिन साइकिल। ओरेंथिन साइकिल भी इसे बोलते हैं। यूरिया का फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है। कौन परफॉर्म करता है? लीवर की सेल परफॉर्म करती, दैट इज अ हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट में क्या क्या आ गया? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी हेल्प करता है यूरिया के फॉर्मेशन में। और क्या क्या बोलते हैं इसे? यूरिया साइकिल, क्रेब हैंसलेट साइकिल और ओरेंथिन साइकिल। देन यूरिन, यूरिन का नाम जहां भी आता है तो समझ लो किडनी। यूरिन का फॉर्मेशन किस में होता है? किडनी में होता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? किडनी के अंदर परफॉर्म होता है। यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस मेनली इन 3 स्टेप। फर्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज reabsorption and third is tubular secretion। फर्स्ट क्या होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। इन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, first we will talk about the ultrafiltration. In ultrafiltration, filtration under high pressure, हाई प्रेशर में फिल्ट्रेशन हो रहा। कैसे हो रहा? डायग्राम बना के स्टडी करेंगे पहले। ये क्या होता है? फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर, मतलब किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर जब लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, कहाँ पे होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन? कौन हेल्प करता है? ग्लोमेरुलस एंड ब्रोमेन कैप्सूल। कौन कौन हेल्प करता है? ग्लोमेरुलस एंड ब्रोमेन कैप्सूल। डायग्राम बनाते हैं ब्रोमेन कैप्सूल का और देखते हैं किस तरह से रिमूव होता है सब्सटेंस ब्लड से। कल भी बनाया था इसका डायग्राम। कप लाइक शेप का जो होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रोमेन कैप्सूल। ये क्या था? इफरेंट आर्ट्रियोल और ये एफरेंट। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है? रीनल आर्टरी से ब्लड लेके आता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो ग्लोमेरुलस की इनर साइड लेयर होती है, अंदर की जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? एंडोथेशियम ऑफ कैपिलरीज। एंडोथेशियम ऑफ कैपिलरीज। फिर इसी के नीचे और भी लेयर प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। और कल ये भी पढ़ा था हमने
वुमेन कैप्सूल के पास क्या प्रेजेंट होता है? पोडोसाइट। क्या प्रेजेंट होता है? पोडोसाइट। ये क्या होता है? पोडोसाइट। पोडोसाइट के बीच में गैप दिख रहा है, ये क्या है? गैपिंग प्रेजेंट है ना पोडोसाइट के बीच में। इन्हें क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। एक ये मेम्ब्रेन एंडोथेशियम, दूसरा क्या हो गया? बेसमेंट, और तीसरा क्या हो गया? पोडोसाइट। ये 3 मेम्ब्रेन होती जिन्हें बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये तीनों मेम्ब्रेन क्या करती है? फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। अब ब्लड किस में आए? एफरेंट आर्ट्रियोल ने ब्लड को किस में लेके आए? ग्लोमुलस में। ग्लोमुलस में ब्लड आ गया है तो इतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा इस ग्लोमुलस के अंदर कि जितनी भी चीज़ें ब्लड के अंदर यूजफुल थिंग है या अनयूजफुल जितनी भी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है कि ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? वुमेन कैप्सूल में। सारी चीज़ें बाहर आ गई। हाई प्रेशर लग रहा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अभी बताया था। हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर किस में लग रहा है? ग्लोमुलस के अंदर लग रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें क्या हो गई? ब्लड से किस में आ गई? वुमेन कैप्सूल में। यूजफुल थिंग अनयूजफुल थिंग सारी आ गई। जैसे यूरिया बाहर आ गया, यूरिक एसिड भी बाहर आ गया, हार्मोन्स भी बाहर आ गए, H2O वाटर, ग्लूकोज, मिनरल्स एंड सॉल्ट, सारी चीजें बाहर आ गई। अब जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लगाएंगे किसी भी चीज़ में, तब क्या होगा? उससे सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, तो ब्लड से जितनी भी यूजफुल अनयूजफुल थिंग थी वो क्या हो गई? सब बाहर आ जाती। किस में आ जाता है? वुमेन कैप्सूल में। ये सारी चीज़ें किस में आ गई? वुमेन कैप्सूल में। इसे क्या बोलते हैं? ग्लोमुलर फिल्ट्रेट। ये क्या हो गया? ग्लोमुलर फिल्ट्रेट। लेकिन सारी चीजें तो बाहर आ गई, 2 चीज बाहर नहीं आती, प्लाज्मा प्रोटीन और प्रोटीन। ये 2 चीज जो है ये इस मेम्ब्रेन पोडोसाइट से, ये जो पोडोसाइट के बीच में गैपिंग प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट। तो इससे ये प्रोटीन और प्लाज्मा में प्रोटीन जो है ये बाहर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि उसकी साइज क्या होती है? लार्ज होती है। 2 चीज बाहर नहीं आते। कौन कौन से? प्रोटीन एंड प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सी 2 चीज बाहर नहीं आ रही है ब्लड से? प्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन 2 चीज बाहर नहीं आई। क्यों? क्योंकि इनकी साइज क्या होती है? लार्ज होती है। इसी को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोमुलर हेल्प कर रहा है ना फिल्ट्रेशन में। हाई प्रेशर तो उसी में लग रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें ब्लड से जितनी भी चीज़ थी सब बाहर आ जाती हैं, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन है प्रोटीन। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होता कितना है? 125 ml पर डे पर मिनट, और पर डे में कितना होगा? 180 लीटर पर डे। 125 ml पर मिनट एंड एक दिन में कितना होगा? 180 लीटर। इसे क्या बोलते हैं? ग्लोमुलर फिल्ट्रेट रेट। ग्लोमुलर फिल्ट्रेट रेट। हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है? 5 to 6 लीटर। किडनी के पास कितना होता है? 1100 to 1200 ml। to 1200 ब्लड फिल्टर बाय द किडनी। 1100 से 1200 ब्लड फिल्टर करती है कौन? किडनी करती कितने मिनट में? 1 मिनट में, पर मिनट। नेक्स्ट इज रीएब्जॉर्प्शन।
इतना समझ में आया। उसके बाद है दूसरा प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का, रीएब्जॉर्प्शन। Second process is reabsorption. Reabsorption means absorption of useful substance from nephron take back into the blood. अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या हो रहा था, ग्लोमेरुलस से ब्लड से जितनी भी चीजें थी, चाहे यूजफुल थिंग हो चाहे अनयूजफुल थिंग हो, उसने सब क्या कर दिया, बाहर कर दिया, सारी भी चीजें बाहर निकाल दी। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या किया जाता है, नेफ्रॉन से फिर से वो सारे सब्सटेंस को, जितने भी यूजफुल सब्सटेंस थे उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर से उसको किस में सेंड किया जाता है, ब्लड में। तो अलग अलग ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। पीसीटी की लाइनिंग किससे बनी हुई होती है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। किससे बनी होती है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है, पीसीटी के अंदर होता है, मोर एब्जॉर्प्शन। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है, पीसीटी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। अब कौन कौन से सब्सटेंस को ये रीअब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड, क्योंकि जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें बाहर हो गई, तो पीसीटी ने क्या किया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, 50% यूरिया को भी अब्जॉर्ब कर लेता है पीसीटी, एंड सोडियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड वाटर। कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब करता है पीसीटी, 60 to 70% वाटर। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है, पीसीटी के अंदर। पीसीटी ने क्या क्या एब्जॉर्ब किया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, सोडियम, फॉस्फेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वाटर कितना परसेंट, 60 to 70%। नेक्स्ट ट्यूब्यूल इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। हेनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इसने किसको एब्जॉर्ब किया, वाटर को। इसने भी 50% वाटर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये वाटर के लिए सिर्फ और सिर्फ परमिएबल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है। वाटर के लिए परमिएबल होता है और इम्परमिएबल किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। दो ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब पढ़ लिया, उसके बाद है असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, बट
This ascending limb is permeable to water. Ascending limb impermeable होता है वाटर के लिए, और डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है किसके लिए? वो वाटर के लिए परमिएबल होता है. नेक्स्ट, एसेंडिंग लिम्ब वो तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है. डिसेंडिंग लिम्ब एब्जॉर्ब करता है सोडियम को, पोटेशियम को, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सारी चीजों को कौन एब्जॉर्ब करता है? रीएब्जॉर्ब करता है एसेंडिंग लिम्ब. नेक्स्ट ट्यूब्यूल इज DCT, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. अब ये किसको किसको एब्जॉर्ब करता है? ये एब्जॉर्ब करता है सोडियम को, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करता है, और कुछ परसेंट में जो वाटर बचते हैं उसको भी एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट ट्यूब्यूल इज कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम, वाटर एंड यूरिया. डिफरेंट ट्यूब्यूल, अलग अलग सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं? रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं. कहाँ से रीअब्जॉर्ब करते हैं उसको? अलग अलग सब्सटेंस को नेफ्रॉन से, उसके बाद सेंड किस में करते हैं? ब्लड में. क्योंकि ब्लड से जितनी भी यूजफुल थिंग थी वो सारी बाहर कर देता है कौन? ग्लोमेरुलस. फिल्ट्रेशन के समय कुछ सब्सटेंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से एब्जॉर्ब किया जाता है, और कुछ सब्सटेंस को पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से एब्जॉर्ब किया जाता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज ऑफ ATP, एनर्जी का यूज करके सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब किया जाता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से किसको किसको एब्जॉर्ब किया जाता है? सोडियम को, ग्लूकोज को, और अमाइनो एसिड को. देन पैसिव ट्रांसपोर्ट से अदर सब्सटेंस. अदर सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से सोडियम, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब किया जाता है. नेक्स्ट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म. What is the meaning of counter? Counter means opposite, and current mean flow. मैकेनिज्म को तो पता ही, प्रोसेस. काउंटर करंट मैकेनिज्म, किसी भी सब्सटेंस का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना, उसे क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म. अब अभी पढ़ा था हमने, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या करता? काउंटर करंट मैकेनिज्म परफॉर्म करता है. डायग्राम बना के समझते कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है. एनसीईआरटी का जो डायग्राम बना उससे भी इजी डायग्राम बना के समझते हैं. ये डायग्राम हो गया हमारा. ये क्या होता है? वासा रेक्टा. दिस इज वासा रेक्टा, एंड ये क्या है हमारा? लूप ऑफ हेनेले. ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, और ये क्या है? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. और ये क्या है? ascending vasa recta, and this is
डिसेंडिंग वासा रेक्टा। ये अपोजिट तो इसी में हो गया। थ्री लेवल में अभी हम देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी सब्सटेंस का फ्लो हो रहा है इन 3 लेवल। फर्स्ट लेवल तो हमें ऐसे ही देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा है और यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अपोजिट डायरेक्शन तो इसी का ही हो गया, और इधर भी ये क्या है असेंडिंग और वो क्या है डिसेंडिंग लिम्ब। तो सबसे पहले हम एक लेवल तो मिल ही गया बिटवीन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। 2 जगह पे हमें मिल गया, ये क्या है डिसेंडिंग और वो उधर क्या हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इधर असेंडिंग वासा रेक्टा और उधर क्या हो गया डिसेंडिंग वासा रेक्टा। डिसेंडिंग वासा रेक्टा एंड असेंडिंग वासा रेक्टा। ये 2 डायरेक्शन में हमें फ्लो देखने को मिल गया। देन डिसेंडिंग वासा रेक्टा में फ्लो नीचे की तरफ हो रहा है, फ्लो किधर हो रहा है नीचे की तरफ। और असेंडिंग वासा रेक्टा में ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर, फिर उधर से नीचे से इधर ऊपर। तो ये क्या हो गया एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसी में देखने को मिल गया एडजेस्टेंस लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले। पहला अपोजिट लेवल इसके बीच में, दूसरा अपोजिट लेवल इसके और इसके बीच में, तीसरा अपोजिट लेवल हमें किस में देखने को मिला वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से फ्लो होता है सब्सटेंस का। इसमें कोई भी चीज, इसमें क्या है फिल्ट्रेट है और इसमें क्या है ब्लड है। तो बी से क्या है ब्लड है और एफ से क्या है फिल्ट्रेट। ठीक, यहां से सोडियम बाहर निकल रहा है। सोडियम क्या हो रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये किसके लिए इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, पर परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो ये सोडियम को क्या करेगा रिलीज करेगा, सोडियम बाहर निकल रहा है। लगातार इससे सोडियम क्या हो जा रहा है बाहर निकल रहा है, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या रिलीज हो रहा है वाटर। ये क्या रिलीज करता है वाटर। यहां से वाटर और वहां से क्या रिलीज हो रहा है सोडियम। अब लार्ज अमाउंट में सोडियम रिलीज हो रहा है, तो ये जो स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पे और यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या हो जाएगा सोडियम का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर सोडियम क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है। धीरे धीरे सोडियम के अमाउंट क्या हो रहा है इसके अंदर इंक्रीज करता जा रहा है। 300 to 400, 400 to 600 एंड 600 to 900, देन 900 से 1200। तो धीरे धीरे क्या हो गया उसके अंदर सोडियम का अमाउंट इंक्रीज करता गया। डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर निकलता जा रहा है, तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है
इसका कंसंट्रेशन, जो लिम्फ का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। 300 to 400, 400 to 600, देन 900, देन 1200। क्या हो गया? इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता गया। ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अब ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये क्या रिलीज कर रहा है? सोडियम रिलीज कर रहा है। तब ये जो सोडियम रिलीज करता जा रहा है, तो इसका धीरे धीरे कंसंट्रेशन ये धीरे धीरे डाइल्यूट होते जाएगा। क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम बाहर निकल रहा है। सोडियम किससे बाहर निकल रहा है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सोडियम बाहर निकल रहा है। तो इसका धीरे धीरे जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करता जाएगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। धीरे धीरे डाइल्यूट होते गया। 900 से 600, 600 to 400, 400 से 300, 200 भी पहुंच सकता है। इतना ज़्यादा ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये जो सोडियम है वो इंटर किस में करेगा? ब्लड में इंटर करेगा। सोडियम ब्लड में इंटर करेगा। फिल्ट्रेट से ये क्या है? फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट से जब ये इंटर कर रहा है सोडियम किसके अंदर? इंटेस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। तब इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, सोडियम पंप प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब सोडियम बाहर निकलता है असेंडिंग लिम्फ से। तो जब सोडियम, when sodium flow from filtrate to interstitial fluid, जब सोडियम का फ्लो फिल्ट्रेट से इंटेस्टिशियल फ्लूइड में हो रहा है, तो उस समय एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, मीन्स एनर्जी का यूटिलाइज किया जाएगा। तभी सोडियम जो है असेंडिंग लिम्फ से बाहर निकलेगा और किस में जाता है? इंटेस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है। और जब सोडियम इंटेस्टिशियल फ्लूइड से सोडियम ब्लड में इंटर करता है, किस में इंटर करता है? ब्लड में इंटर करता है। तब इसे किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक अपने आप ही ये सोडियम किस में इंटर करता जाएगा? ब्लड में। किस में इंटर करेगा? ब्लड में। अब सोडियम जब ब्लड में इंटर कर रहा है, तब क्या होगा? वो जो डिसेंडिंग लिम्फ है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। 300 ब्लड में इंटर कर गया, सोडियम ब्लड में इंटर कर रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। 300 to 400, 400 से 600, फिर 900, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 1200। इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? इंक्रीज कर रहा है। ये सब यहाँ पे सोडियम क्या होगा? इंटर करता गया। इंटर किस में करेगा? ब्लड में इंटर करेगा। उसके बाद अब इंटेस्टिशियल के अंदर तो बहुत ज्यादा क्या हो गया? सोडियम हो गया। सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो इसको डाइल्यूट बनाने के लिए तो लगातार वाटर रिलीज हो रहा है, लगातार कंटिन्यूअस वाटर क्या होगा? रिलीज हो गया। ऐसे हम कोई भी चीज़, नमकीनी चीज़ खाते हैं, ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें सॉल्ट के सब्सटेंस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सोडियम रिलीज हो रहा है। सोडियम रिलीज हो रहा है तो लगातार वाटर भी रिलीज हो रहा है। वाटर क्यों रिलीज हो रहा है? ताकि वो सोडियम को क्या कर सके? डाइल्यूट बना सके। तो सोडियम क्या हो रहा है? डाइल्यूट हो रहा है। वाटर रिलीज हो रहा है धीरे 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 धीरे। ये जो डिसेंडिंग लिम्फ है, ये क्या असेंडिंग लिम्फ है, ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। 900 से 600, 600 to 400, 400 to 300। तो ये क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो डिसेंडिंग लिम्फ है, ये क्या हो रहा है? इसे कंसंट्रेटिंग लिम्फ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है लगातार। और असेंडिंग लिम्फ क्या होता है? ये डाइल्यूटिंग है, ये डाइल्यूट हो जाता है। तो असेंडिंग लिम्फ को बोल सकते हैं डाइल्यूटिंग लिम्फ और डिसेंडिंग को बोल सकते हैं कंसंट्रेटिंग लिम्फ। इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म। किसी भी सब्सटेंस का अपोजिट फ्लो होना। अपोजिट फ्लो किसका हो रहा है?
जहां पे Na+ रिलीज हो रहा है वहां से फिर वाटर भी रिलीज हो रहा है उसको डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सब्सटेंस का अपोजिट फ्लो हो रहा है। एक बार इधर नीचे से जाएगा, फिर ऊपर से जाता है, फिर से नीचे से आता है, फिर से ऊपर से जाता है। एक बार कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज करेगा, एक जगह उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। तो क्या हो रहा है, सब्सटेंस का अपोजिट फ्लो हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब किडनी के फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है? 3 स्टेप होते हैं इसमें। फर्स्ट इज ADH एंड सेकेंड इज RAS मैकेनिज्म एंड थर्ड इज ANF। अब आगे जाके हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे कि फुल फॉर्म क्या होता है। पहले हम स्टडी करते हैं ADH के बारे में कि ये ADH क्या होता है। ADH का फुल फॉर्म एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ADH इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स which is also known as vasopressin. Vaso means vessels, pressin means pressure. वेसल्स में कितना हाई प्रेशर लग रहा है उसे क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। डाययूरेटिक का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन। ये ADH हार्मोन क्या करता है, एक्सेसिव यूरिनेशन में हेल्प करता है। एक्सेसिव यूरिनेशन प्रोड्यूस कहां से होता है, हाइपोथैलेमस से। अब ये हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट होता है जो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन हेल्प करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देन फंक्शन ऑफ ADH हार्मोन इज फर्स्ट फंक्शन इज prevent excessive loss of वाटर इन यूरिन। यूरिन के समय एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। नेक्स्ट, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन मीन्स BP को भी इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है, BP को इंक्रीज करता है। उसके बाद ऑस्मोलरिटी, वाटर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, मतलब ब्लड के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन किस तरह से मेंटेन रहता है और उसके मेंटेनेंस में कौन हेल्प करता है, उसके लिए क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्मो रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्मो रिसेप्टर विच कैन डिटेक्ट द ऑस्मोलरिटी ऑफ द ब्लड। ये किसको डिटेक्ट करता है, ऑस्मोलरिटी ऑफ द ब्लड। ब्लड के अंदर वाटर के कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसमें हम 2 केस पढ़ते हैं।
अगर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, अगर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रहा है तो मतलब सॉल्ट भी इंक्रीज, पर वाटर का जो कंसंट्रेशन, वाटर जो है वो डिक्रीज होगा। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, सॉल्ट ऑल्सो इंक्रीज, बट वाटर इज डिक्रीज। उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड के अंदर हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक क्यों, क्योंकि सॉल्ट ब्लड के अंदर सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा हो गया और वाटर क्या हो गया, कम हो गया। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। देन सिग्नल पहुंचता है हमारे हाइपोथैलेमस में। जैसे ही हाइपोथैलेमस में सिग्नल पहुंचता है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस क्या करता है, एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल पहुंचा कि ब्लड के अंदर सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा हो गया और वाटर का अमाउंट कम हो गया। तो हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल पहुंचा तो हाइपोथैलेमस ने तुरंत किसको प्रोड्यूस किया, एडीएच को, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस किया। कहां से प्रोड्यूस होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस के कौन से पार्ट से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया, एडीएच, एडीएच इसने रिलीज किया। तो ये पोस्टीरियर एडीएच किस पे इफेक्ट करता है, डीसीटी और पीसीटी पे, इफेक्ट ऑन डीसीटी एंड पीसीटी पे। अब डीसीटी और पीसीटी पे इफेक्ट क्यों डालता है, टू वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता किसके अंदर, पीसीटी और डीसीटी के अंदर। वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज इन पीसीटी एंड डीसीटी। तब इससे क्या होगा, लेस वाटर रिलीज ड्यूरिंग यूरिन या ड्यूरिंग यूरिनेशन। यूरिनेशन के समय तब क्या होगा, वाटर बहुत कम रिलीज होगा। ऐसा केस हमें कब देखने को मिलता है, ड्यूरिंग समर के सीजन में। क्यों, क्योंकि समर के सीजन में क्या होता है, स्वीटनिंग होती है, पसीना होता है, उसी से आधा ज्यादा वाटर रिलीज हो जाता है। इसी वजह से समर के सीजन में लेस यूरिनेशन होता है। वाटर लॉस होता है, पर वो वाटर लॉस स्वीटनिंग से होता है, पसीने से होता है। वाटर लॉस मोर एंड यूरिनेशन इज लेस। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट केस, विंटर के समय, ड्यूरिंग विंटर में वाटर लेवल नॉर्मल है। वाटर लेवल क्या है, नॉर्मल है, ब्लड के अंदर नॉर्मल है। तो जब ब्लड के अंदर नॉर्मल है, एडीएच हार्मोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नो एडीएच। यूरिन के समय वाटर भी लॉस होगा और मोर यूरिनेशन। मोर यूरिनेशन, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगा। तो ड्यूरिंग समर के समय वाटर ज्यादा लॉस होता है, बट यूरिनेशन इज लेस। ड्यूरिंग विंटर वाटर लेवल नॉर्मल, NH2O लॉस इन द यूरिन के समय वाटर लॉस होता है और बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है, मोर यूरिनेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज रास मैकेनिज्म। इस तरह से किडनी के फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है। पहला क्या था, एडीएच, अब दूसरा है रास मैकेनिज्म। सेकेंड इज रास मैकेनिज्म। आर का
मतलब रेनिन, ए का मतलब एंजियोटेंसन और इस वाले ए का मतलब एल्डोस्टेरॉन एंड एस मीन सिस्टम। रेनिन, एंजियोटेंसन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को क्या बोलते हैं? रास, शॉर्ट फॉर्म में रास बोल सकते हैं। ये करता क्या है? लो द बीपी, बीपी को लो करता है। अगर बीपी लो हो गया तो इफ बीपी इज लो देन Na+, सोडियम का कंसंट्रेशन भी क्या होगा? लो हो जाएगा। अब ये रेनिन, एंजियोटेंसन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम ये सब होता कहाँ पे है? इसके लिए हम सबसे पहले स्टडी करते हैं जस्टाग्लोमुलर एपरेटर के बारे में। क्योंकि यही क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। अगर बीपी लो, ब्लड प्रेशर कम, देन सोडियम ऑल्सो लेस, सोडियम भी कम हो गया। उसके बाद अगर सोडियम कम, बीपी लेस, दोनों कम हो गया, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोटेंशन। क्या हुआ? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। देन मैकुला सेल प्रेजेंट होता है जस्टाग्लोमुलर एपरेटर के पास। तो ये डिटेक्ट करता है कि बीपी क्या हो गया? लो हो गया, और Na+ ये भी लो हो गया। देन स्टिमुलेट द, उसके बाद ये मैकुला सेल क्या करता है? स्टिमुलेट, किसमें स्टिमुलस जनरेट करता है? JGA, जस्टाग्लोमुलर एपरेटर में स्टिमुलस जनरेट करता है, जिससे जस्टाग्लोमुलर एपरेटर क्या रिलीज करता है? रेनिन रिलीज करता है। स्टिमुलेटेड JGA टू रिलीज रेनिन। ये क्या करता है? मैकुला सेल ये स्टिमुलस जनरेट करता है। मैकुला सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जस्टाग्लोमुलर एपरेटर के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? स्टिमुलस जनरेट पर करता है। किसके ऊपर स्टिमुलस जनरेट करता है? JGA सेल के ऊपर स्टिमुलस जनरेट करता है, जिसकी वजह से JGA सेल क्या रिलीज करता है? रेनिन रिलीज करता है। अब इतना तो सबको पता है, ये सारा प्रोसेस किसके अंदर होगा? किडनी के अंदर होगा। टेक प्लेस इन किडनी। देन उसके बाद क्या होगा? ये रेनिन किस में इंटर करता है? ब्लड। रिलीज किस में हुआ है? ब्लड में हुआ है। अब उसके बाद जो प्रोसेस होगा, अभी तो ये प्रोसेस किस में हुआ? किडनी में हुआ। उसके बाद ये जो रेनिन वाला प्रोसेस है बाद में किसकी बात किस में होगा? ब्लड में होगा। देन ब्लड में क्या होता है? ब्लड में रेनिन ने क्या रिलीज किया? एंजियोटेंसिनोजेन। रेनिन ने क्या रिलीज किया? एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज किया। एंजियोटेंसिनोजेन बनाता कौन है? हमारा लीवर बनाता है। लीवर ने एंजियोटेंसिनोजेन का फॉर्मेशन किया। उसके बाद वो एंजियोटेंसिनोजेन को क्या करता है? ब्लड के अंदर रिलीज कर देता है। एंजियोटेंसिनोजेन का फॉर्मेशन किसने किया? प्रोड्यूस कहाँ से होता है? लीवर ने प्रोड्यूस किया, फिर उसको रिलीज किस में कर देता है? ब्लड में। ठीक, उसके बाद एंजियोटेंसिनोजेन, जहां भी जेन टर्म आए तो समझ लो वो किसके फॉर्म में है? अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ये जो लीवर से प्रोड्यूस हो रहा एंजियोटेंसिनोजेन वो किसके फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में।
किसके फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। एंजियो मीन्स वेसल्स, एंजियो का मतलब क्या होता है? वेसल्स होता है। उसके बाद ये एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट होता है किसमें? एंजियोटेंसन 1 में और एंजियोटेंसन 2 में। किसमें कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसन 1 में और एंजियोटेंसन 2 में। एंजियोटेंसन 1 लेस पावरफुल होता है और एंजियोटेंसन 2 जो होता है वो मोर पावरफुल या मोर स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? एंजियोटेंसन 2 और लेस कौन होता है? एंजियोटेंसन 1। उसके बाद ये एंजियोटेंसन 2 क्या करता है आगे? देन एंजियोटेंसन 2 का क्या काम होता है? पहले तो एंजियोटेंसन 2 ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स पे ऐड करता है और बीपी इंक्रीज कर देता है। एंजियोटेंसन 2 ने ब्लड प्रेशर पे ऐड किया और किसको इंक्रीज कर दिया? बीपी, ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट एंजियोटेंसन 2 और किस पे ऐड करता है? एडिनल कॉर्टेक्स। एडिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स होता है आउटर पार्ट एंड और एक क्या होता है? मेडुला होता है। मेडुला क्या होता है? इनर पार्ट होता है। तो एंजियोटेंसन 2 किस पे ऐड करता है? एडिनल कॉर्टेक्स पे ऐड करता है और क्या रिलीज करता है? एल्डोस्टेरोन। क्या रिलीज किया उसने? एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन कौन रिलीज कर रहा है? एडिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। Then this aldosterone increase the reabsorption from DCT and CT. Aldosterone क्या करता है? Increase the reabsorption from DCT and CT. Collecting tubules और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है? एल्डोस्टेरोन इंक्रीज कर देता है। उसके बाद जब इसका इंक्रीज हो गया तो H2O इंक्रीज, H2O का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज तो मतलब ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज तो बीपी इंक्रीज। तो समझ में आया इतना कि एल्डे, ये जो एंजियोटेंसन 2 और एंजियोटेंसन 1 प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या होता है? नेक्स्ट इज ANF। 3 हार्मोन रिलीज होते हैं और ये तीनों हार्मोन क्या करते हैं? मिल के क्या करते हैं? किडनी के फंक्शन में हेल्प करते हैं, किडनी को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज ANF। ANF का फुल फॉर्म आर्टियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। ए का फुल फॉर्म आर्टियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। आर्टियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। ये ANF रिलीज कहां से होता है? आर्ट्रियल वॉल। ANF को रिलीज कौन करता है? आर्टरी की वॉल रिलीज करते हैं।
आर्टरी की वॉल्व रिलीज करती हैं। व्हेन बीपी इंक्रीज, ये रास मैकेनिज्म से क्या हुआ, बीपी इंक्रीज, जो डिक्रीज हुआ था तो बीपी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उसके बाद व्हेन बीपी इंक्रीज, इन केस अगर बीपी इंक्रीज हो गया तो इस Na+ का कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है। ब्लड के अंदर जब बीपी इंक्रीज हो गया तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और जब बीपी डिक्रीज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। When BP increase is known as hypertension। जब बीपी इंक्रीज करता है उस कंडीशन में हार्ट की ये जो आर्ट्रियल मसल्स होती हैं ये क्या रिलीज करती हैं, ANF। कौन सा हार्मोन, ANF हार्मोन रिलीज करती हैं। और ये क्या करता है, सस्प्रेस किसको करता है, रास मैकेनिज्म को। किसको सस्प्रेस करता है, रास मैकेनिज्म को। और क्या करता है, Na+ और H2O को लॉस करता है यूरिन के समय। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो Na+ और H2O को क्या करता है, यूरिन के समय लॉस करता है। इस कंडीशन में मोर यूरिनेशन होता है। जब बीपी इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे ज्यादा यूरिनेशन होता है। तो उसको सस्प्रेस कौन करता है, ANF हार्मोन सस्प्रेस करता है। उसके बाद है मिक्चुरेशन। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड to the urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system। यूरिन जो बना हुआ है, नेफ्रॉन ने बनाया है, वो कहाँ पे आपके स्टोर होता है, यूरिन विल बी स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन किस में स्टोर हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद जब हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज सेंड करता है तब यूरिन क्या होता है, रिलीज होता है यूरेथ्रा से। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्केचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये जब CNS मैसेज सेंड करता है, मोटर मैसेज आ गया, उसके बाद ये रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रल स्प्रिंटर प्रेजेंट होता है, वो ओपन होता है जिससे यूरिन रिलीज होता है। The process of release of urine is called micturition। तो मिक्टुरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज नोन एज मिक्चुरेशन। रिलीज ऑफ यूरिन इज नोन एज मिक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट कॉल्ड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब यूरिन रिलीज कैसे हो रहा है, जब उसे मैसेज पहुंच रहा है, सिग्नल सेंड हो रहा है। तो यही जो सिग्नल सेंड हो रहा है, न्यूरल मैकेनिज्म जो सिग्नल सेंड हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। Then an adult woman excretes on an average 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। एक दिन में कितना यूरिन रिलीज होता है, 1 to 1.5 लीटर। देन द यूरिन फॉर्म यूरिन किस कलर का होता है, दिस इज अ येलो कलर, लाइट येलो कलर, थोड़ा सा हल्का होता है येलो कलर। वाटरी फ्लूइड, लाइट येलो कलर एंड वाटरी फ्लूइड
स्लाइटली एसिडिक होता है। यूरिन का पीएच होता है 6.0। यूरिन का पीएच कितना 6.0। नीट के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देन यूरिया, एक दिन में यूरिन रिलीज हो रहा है 1 से 1.5 लीटर, और एक दिन में यूरिया कितना रिलीज होता है 25 to 30 ग्राम। कितना रिलीज होता है 25 to 30 ग्राम। ये 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, एक दिन में कितना यूरिन रिलीज होता है। दूसरा क्वेश्चन, पीएच क्या होता है यूरिन का। तीसरा क्वेश्चन, यूरिया, एक दिन में कितना यूरिया रिलीज होता है। अगर हमारे किडनी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यूरिन के कलर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। यूरिन कलर चेंज हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अगर हमारी बॉडी किडनी में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसोरिया। और अगर कीटोन ज़्यादा हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, कीटोनूरिया। ठीक। नेक्स्ट इज रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। और कौन कौन से ऑर्गन हैं किडनी के अलावा जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन एक्सेप्ट किडनी को छोड़ के और कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट, लंग्स क्या करता है, लंग्स रिमूव करता है CO2 को। 1 मिनट में 200 ml CO2 को ये क्या करता है, रिलीज करता है। उसके बाद लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। लीवर क्या क्या एक्सक्रीट करता है, बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, जैसे कि बिलिरुबिन, बिलिवेरिडिन and cholesterol and steroid hormones, some vitamins and drugs। ये सारी चीजें कौन रिलीज करता है, लीवर। क्या क्या रिलीज कर रहा है, बिलिरुबिन, बिलिवेरिडिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन्स एंड ड्रग। नेक्स्ट इज स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, स्वेट प्रोड्यूस करता है। स्वेट होता क्या है, दिस इज अ वाटरी फ्लूइड जिसके पास NaCl प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, NaCl, और स्मॉल अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्वेट ग्लैंड क्या क्या प्रोड्यूस करता है, स्वेट प्रोड्यूस करता है जो कि वाटरी फ्लूइड होता है और NaCl उसमें प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया होता है और लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड क्या क्या प्रोड्यूस करता है, स्टूल्स, हाइड्रोकार्बन। क्या क्या प्रोड्यूस करता है, स्टूल, हाइड्रोकार्बन, देन और वैक्सेस। तो किडनी के अलावा और भी 4 ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग सब्सटेंस को, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। जैसे कि लंग CO2 को, लीवर
बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग। स्वेट ग्लैंड, स्वेट प्रोड्यूस करता है, सीबेसियस ग्लैंड स्टोल हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं जो किडनी के खराब होने के बाद होते हैं, मतलब किडनी हमारी फेल हो जाती है उस कंडीशन में कौन कौन सी डिजीज होती है। First disorder is uremia. ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल इंक्रीज कर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, यूरेमिया। सेकेंड डिसऑर्डर इज एक्यूट रीनल फेलियर। इसमें क्या होता है, किडनी फेल टू फिल्टर द ब्लड, किडनी फेल हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर नहीं होता है। किडनी फेल टू फिल्टर द ब्लड। नेक्स्ट, थर्ड इज रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैल्शियम स्टोर होने लगता है और ऑक्सलेट्स स्टोर होने लगते हैं जिसकी वजह से किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। देन फोर्थ इज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस में होता है ADH डिक्रीज। ADH हार्मोन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से एक्सेसिव H2O लॉस, जिसकी वजह से वाटर ज्यादा लॉस होता है। ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ ADH हार्मोन water will be lost more. Next is glomerulus nephritis. ग्लोमेरुलस की वॉल क्या होती है, स्वेलिंग, पेन एंड रेडनेस। ये सब क्या होता है, डिसऑर्डर होते हैं किसके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी फेल। जब हमारी किडनी फेल हो जाती है उस कंडीशन में हम कौन कौन सा ट्रीटमेंट कराते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, टू ट्रीटमेंट। पहला है, दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहला है किडनी ट्रांसप्लांट। पहला ट्रीटमेंट तो किडनी ट्रांसप्लांट हम करा सकते हैं। हमारी किडनी फेल हो गई तो हमने रिलेटिव से क्या करें, किडनी ले लें और उसे ट्रांसप्लांट करा लें। तो पहला ट्रीटमेंट तो ये हो गया। दूसरा, आर्टिफिशियल किडनी का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी में आता है, जिस मशीन का यूज किया जाता है उसे कहते हैं हेमोडायलिसिस। क्या कहते हैं उस मशीन को, हेमोडायलिसिस कहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट का यूज कर सकते हैं। दूसरा हम किसका यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी, जिसे क्या बोलते हैं, हेमोडायलिसिस मशीन।
तो ये सब क्या है, ट्रीटमेंट है किडनी किसके, किडनी फेलियर, जो हमारी किडनी खराब हो जाती है। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।